अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन करेंगे, पेज नंबर 7। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, पहले मैं आप लोगों को क्विक चेक करवाऊंगी 17.2। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्विक चेक 17.2। एज़ यूजुअल बेटे, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करें और इसको हमेशा लाइक किया करें और कभी भूलना नहीं आपने वीडियो को लाइक करना। क्विक चेक 17.2 है हमारे पास। टोटल 5 क्वेश्चन है इसके। स्टेट 2 फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स में आपने कोई से 2 फिजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो नोट करने हैं, यहाँ पे राइट करने हैं। स्टेट द जनरल फार्मूला फॉर द ग्रुप 1 ऑक्साइड एंड ग्रुप 2 ऑक्साइड। नंबर सी है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SrCO3। Fourth question है, explain quantitatively why magnesium carbonate is thermally less stable than the calcium carbonate. Fifth one is, write the equation for the thermal decomposition of magnesium nitrate, barium nitrate. Which of these decomposes at a low temperature? ओके बेटे, पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेट 2 फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं उनमें आपने 2 फिजिकल डिफरेंसेस बताने हैं। पहला फिजिकल डिफरेंस जो आप यहाँ पे राइट करोगे बेटे, डैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। आप हेडिंग भी दे सकते हो मेल्टिंग पॉइंट की और हार्डनेस की। आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ग्रुप 2 metals have higher melting point and are harder than group 1 metal. Is that clear? आपने पहला डिफरेंस यहाँ पे क्या मेंशन कर लिया है, ग्रुप 2 metals have higher melting point and are harder than group 1 metals. दूसरा डिफरेंस आप क्या लिखोगे, आप हेडिंग दे लो डेंसिटी की। किसकी हेडिंग दोगे, डेंसिटी की। डेंसिटी में आप क्या राइट करेंगे, ग्रुप 2 मेटल्स आर जनरली डेंसर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स या ग्रुप 2 मेटल्स भी आप लिख सकते हैं, आर जनरली डेंसर देन ग्रुप 1 मेटल। ठीक है, इसके अलावा एक और डिफरेंस भी आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। नो डाउट आपसे 2 पूछे हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में 3 भी आ सकते हैं आपके। ग्रुप 1 मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, वाइल ग्रुप 2 मेटल्स आर नॉट। वो सॉफ्ट नहीं होते, वो हार्ड होते हैं। उसके बाद बेटे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेट द जनरल फार्मूला फॉर ग्रुप 1 ऑक्साइड एंड ग्रुप 2 ऑक्साइड। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऑक्साइड के आपने जनरल फार्मूला राइट करने हैं। मैं दोनों के फार्मूलाज आपको राइट कर देती हूँ यहाँ पे, आप लोग उनको देख के जो अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। मैं आपको करवा रही हूँ पार्ट बी, आप लोग मेरे साथ राइट कर लें पार्ट बी। ठीक है, हम कर रहे हैं क्विक चेक। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं क्विक चेक। ठीक है, QUICK, क्विक साथ आ जाएगा हमारे चेक। क्विक चेक कौन सा है, 17.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ओरली करवा दिया था। बी पार्ट की तरफ हम मूव करें। आपने जनरल फॉर्मूला लिखना है ग्रुप 1 ऑक्साइड का। ग्रुप 1 ऑक्साइड, ग्रुप 1 ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला बेटे है M2O। क्या लिखोगे आप लोग, M2O। यहाँ पे M क्या चीज़ है बेटे, M इज ग्रुप 1 मेटल। ग्रुप 1 मेटल लाइक सोडियम पोटाशियम। इसी तरह ग्रुप 2 ऑक्साइड लिखेंगे हम लोग नीचे, ग्रुप 2 ऑक्साइड। और इसका जनरल फार्मूला आप लोग क्या राइट करोगे बेटे, इसका जनरल फार्मूला होता है MO। ठीक है, वेयर यहाँ पे M क्या चीज़ है, M इज ग्रुप 2 मेटल लाइक Mg और Ca। ठीक है, समझ आ गई है। आपसे 2 फार्मूलाज यहाँ पे पूछे थे, एक ग्रुप 1 ऑक्साइड का, एक ग्रुप 2 ऑक्साइड का। ग्रुप 1 ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, M2O। O मीन आपको पता है, O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, और M का मतलब क्या होगा, ग्रुप 1 के मेटल जैसे कि सोडियम और पोटाशियम है। ग्रुप 2 ऑक्साइड का जनरल फार्मूला क्या है बेटे, MO, और M का मतलब क्या है, ग्रुप 2 मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इज दैट क्लियर।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। सी पार्ट है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ SrCO3। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो राइट करनी है पार्ट सी के आंसर में। इक्वेशन मैं आप लोगों को राइट कर देती हूँ, आप लोग इसको एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक पे उतार लो। SrCO3, ठीक है, इसकी आपने क्या लिखनी है, थर्मल डीकम्पोजिशन लिखनी है। ठीक है, सिंपल चीज़ है, जब डीकम्पोजिशन होती थी तो क्या होता था, डीकम्पोजिशन थर्मल डीकम्पोजिशन है तो इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कंपाउंड, ये ब्रेक डाउन होगा SrO में और साथ क्या चीज़ रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सिंपल सा रिएक्शन है और इसको आपने एज इट इज़ ही राइट कर लेना है। ठीक है, हमारे पास क्या SrCO3 था, क्या रिएक्शन हुआ, थर्मल डीकम्पोजिशन हुई, हीट प्रोवाइड की गई और ये कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया इनटू SrO एंड CO2 गैस जो है वो साथ लिबरेट हुई है, रिलीज हुई है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे बेटे हम पार्ट डी की तरफ। एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली व्हाई मैग्नीशियम कार्बोनेट इज थर्मली लेस स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट। आपने बताना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो थर्मली लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। वाई, इसका आंसर आपने बताना है, तो आप क्या बताओगे, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप 2 में हम डाउनवर्ड मूव करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। आयन पोलराइजेज मतलब यहाँ पे जो +2 आइंस होते हैं वो -2 आइंस को बेटे पोलराइज करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक करेंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लेनी है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। आपकी बुक में मैग्नीशियम कार्बोनेट पूछा है ना, तो आप सिंपली क्या बताओगे कि मैग्नीशियम में +2 आइन जो है डेट पोलराइज CO3 -2 आइन, ठीक है, जो कि कार्बन हाइड्रोजन को वीक कर देगा। ठीक है, और वो फिर डिकम्पोज हो जाएंगे। मैग्नीशियम है स्मॉलर आयनिक रेडियस एंड हायर चार्ज डेंसिटी। बेटे जो कुछ मैं बोल रही हूँ ये सारा कुछ आप अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो। मैग्नीशियम का आयनिक रेडियस स्मॉलर होता है, आप लिखें यहाँ पे मैग्नीशियम है स्मॉलर आयनिक रेडियस एंड हायर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट पोलराइजेज द कार्बोनेट आयन मोर स्ट्रांगली। ठीक है, Therefore MgCO3 requires less heat। यही वजह है कि MgCO3 जो है इट रिक्वायर्ड लेस हीट। ठीक है, एंड इज लेस थर्मली स्टेबल देन CaCO3। लिख लोगे इसको, दोबारा से मेन पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आप इसको इजीली राइट कर लें। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ग्रुप 2 कार्बोनेट्स की बेटे वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं नीचे की तरफ। और जो मेटल्स हैं जितने भी +2 आइंस होते हैं ये पोलराइज करेंगे बेटे -2 आइंस को। ठीक है, और जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रो जो ऑक्सीजन बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। यही वजह है कि मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम इस +2 आइन है ना, +2 हम लिखते हैं Mg+2 लिखते हैं ना हम लोग, तो मैग्नीशियम जो है इसका आयनिक रेडियस बेटे स्मॉलर होता है, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो हायर होती है एज कंपेयर टू कैल्शियम। ठीक है, यही वजह है, आप एंड पे लिख दोगे देयरफॉर मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड लेस हीट टू डिकम्पोज एंड इज लेस थर्मली स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा ई पार्ट है, राइट द इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ। आपके पास इक्वेशंस आपसे पूछी हैं, आपने 2 इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे। पहली है मैग्नीशियम नाइट्रेट, थर्मल डीकम्पोजिशन लिखनी है आपने। मैग्नीशियम 2 हैं, 1 मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 और साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्या लिखनी है, थर्मल डीकम्पोजिशन। हमारे पास क्या बन जाएगा 2MgO, साथ क्या बनेगा 4NO2 और साथ आपके पास क्या आ जाएगा O2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी क्या होगी, थर्मल डीकम्पोजिशन होगी। ये क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 2। अब क्या होगा, आपके पास क्या बनेगा, MgO बनेगा बेटे, और यहाँ पे NO2 बनेगा और साथ हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ भी यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद
इसी का सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, बेरियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2BaNO3 और बाहर क्या आ जाएगा 2। थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, हमारे पास क्या बनेगा बेटे, BaO बेरियम ऑक्साइड, साथ हमारे पास क्या आएगा 4NO2 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा O2। ठीक है, इस तरह से ये दोनों रिएक्शन जो हैं इनकी कंप्लीट होंगे, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट की जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो इस तरह से होगी। मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे रिएक्शन कंप्लीट कर दिए। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि विच ऑफ दीज डिकम्पोजेज एट लो टेम्परेचर, इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो कि लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। तो आप ये बताएंगे मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोजेज एट अ लो टेम्परेचर। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज्ड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा क्विक चेक बेटे 17.2 हमने कंप्लीट कर लिया। ये आपने एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 17.5। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। 17.5 solubility of group 2 sulfates and hydroxide. The solubility of an ionic compound in water depend on the balance between two main energy changes. Number 1, enthalpy of hydration, and number 2, latest enthalpy. Enthalpy of hydration is the energy released when the gaseous ions are surrounded and attracted by water molecules becomes hydrated. This is always exothermic negative value. Stronger attraction between ions and water molecules mean a more negative enthalpy of hydration. इसका साइन है। Smaller ions with higher charge density attract water molecule more strongly leading to more negative and higher hydration enthalpy. Enthalpy of hydration become less negative, less energy release as you go down a group, ions get larger. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया डैट इज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच और साथ क्या लिखा होगा HYD। HYD का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से राइट करेंगे। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, जब कोई गैशियस आयन जो है बेटे सराउंडेड हो या अट्रैक्ट हो वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ, ठीक है, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बेटे वो रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं टू द सराउंडिंग, यानी कि अपनी सराउंडिंग में हीट को रिलीज करते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी कि एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट, थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट गोज आउट हो, हीट निकले, ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे बेटे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। ठीक है, और बहुत सारी इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन है, रस्ट का, रिस्पायरेशन, बर्निंग, ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स जो हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल्स होती हैं। अब हम क्या पढ़े हैं, बेसिकली हम पढ़े हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सबसे पहले आपको इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि ये वो एनर्जी है जब कोई भी गैसियस आयन या तो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा या वाटर से सराउंड होगा। ठीक है, तो जब वो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन डिफिकल्ट लग रही है ना, तो इससे इजी डेफिनेशन भी मैं आपको राइट करवा देती हूँ, आप लोग वो लिख लो, वो भी ठीक होगी। आप सिंपली इसको बहुत सिंपल तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज द एनर्जी चेंज। ये एक एनर्जी चेंज है जब 1 मोल ऑफ गैसियस आयन बेटे डिजॉल्व हो इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन। दोबारा बता देती हूँ, आप डेफिनेशन इसको राइट करो बेटे अपनी अपनी। मैंने क्या कहा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज द एनर्जी चेंज when 1 mole of gaseous ion dissolve in water to form hydrated ion। ठीक है, क्या मतलब कि वो एनर्जी चेंज जब 1 मोल ऑफ गैसियस आयन बेटे वाटर में डिजॉल्व हो, क्या बनाने के लिए, हाइड्रेटेड आयंस बनाने के लिए। ठीक है, तो उस एनर्जी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब
अब यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगी बेटे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है आयंस और वाटर के दरमियान में, और जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यहाँ पे जो है वो रिलीज होगी। जो स्मॉलर आयंस होते हैं, स्मॉलर आयंस विद हाई चार्ज डेंसिटी जो है वो वाटर मालिक्यूल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और लीडिंग टू मोर नेगेटिव एंड हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। यानी कि स्मॉलर आयंस होंगे ऐसे आयन जिनकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी बेटे, वो वाटर के मालिक्यूल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। जब वो वाटर के मालिक्यूल्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो भी आपकी मोर नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह डेल्टा एच की वैल्यू अगर लेस नेगेटिव है इसका मतलब है कि लेस एनर्जी रिलीज हुई है, और अगर इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और नेगेटिव में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स थे जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं। क्लियर हो गया बेटे, इसकी समझ आ गई। आपने क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की डेफिनेशन याद करनी है, बुक वाली याद कर लो या जो मैंने बताई है वो आप याद कर लो, इट्स अप टू यू। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई, वो आपने याद करनी है। और लास्ट में आपने क्या बताना है कि ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बिटवीन आयंस एंड वाटर मालिक्यूल, और जब ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी इसका मतलब है आपकी जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है डेट इज़ मोर नेगेटिव। ठीक है, और वो आयन जो के स्मॉल हों, ठीक है, स्मॉलर आयन विद हाई चार्ज डेंसिटी जो है वो वाटर के मालिक्यूल्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। जब वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे आपका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, मोर नेगेटिव होगा। इसके ऑपोजिट अगर हम चले जाएं, अगर आपका डेल्टा एच जो है वो लेस नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लेस एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। हम बात कर रहे हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 के अगर हम एलिमेंट्स देखें, यहाँ पे नहीं बताया गया, मैं आपको खुद से बता रही हूँ। ग्रुप 2 के अगर आप लोग एलिमेंट्स देखो ना तो जो BE है वो स्मॉलेस्ट है। अभी मैंने कहा ना स्मॉलर आइन, BE जो है बेटे डैट इज स्मॉलेस्ट, उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हमने यहाँ पे लिखा था ना स्मॉलर आइन विद चार्ज डेंसिटी विद हाई चार्ज डेंसिटी एक्ट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल मोर स्ट्रांगली। ये जो लाइन थी, ये जो सेंटेंस था, मैंने आपको बताया भी इसी सेंटेंस की मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। स्मॉलेस्ट आइन कौन सा है, BE2+। ठीक है, उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हायर है, और ये वाटर मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्गली जो है वो अट्रैक्ट करता है, और सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो हाईएस्ट वैल्यू होती है। कॉमन एग्जांपल मैं आपको दो देती हूँ। मैग्नीशियम की जो वैल्यू है वो है -1920, और BA की जो है वो क्या है -1305। लेकिन जो BE है जिसकी मैंने एग्जांपल बताई, जो स्मॉलेस्ट आइन है, उसकी बेटे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है, उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है, इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपको भी बता दी, इन तीनों को आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में राइट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। लेटिस इंथैल्पी डेल्टा एच लेटिस is the energy required to break apart 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous sign. This is always endothermic. Stronger forces in the crystal lattice imply a higher lattice enthalpy. Depend on the charges and size of the ions. As the size of the cation and anions are comparable, the attractive forces become stronger and the lattice energy is higher. When one of the ion is larger and other much smaller, the forces become weaker and the compound will have low lattice energy. The enthalpy of solution is the overall energy change when a solid ionic substance is dissolved. A more negative or less positive delta H solution generally favor higher solubility. The solubility of group 2 hydroxide increases down the group. MgOH2 is sparingly soluble. BaOH2 is quite soluble. Going down group 2, both delta H for M2+ and delta H lattice decreases. However, the decrease in lattice enthalpy is more significant than the decrease in hydration enthalpy. With smaller group 2 metals ion, the lattice energy of hydroxide is higher and vice versa. The solubility of group 2 sulfate MsO4 in water decrease down the group. For example, MgSO4 is soluble and BaSO4 is insoluble.
अच्छा बेटे, मैंने जो भी टॉपिक रीड आउट किया दैट इज़ नोन एज लेटिस इंथैल्पी, यानी कि डेल्टा एच लेटिस, इसको इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है। इंथैल्पी के लिए हम डेल्टा एच ही यूज़ करते हैं, जैसे हमने इधर भी डेल्टा एच यूज़ किया, लेकिन हाइड्रेशन के लिए HYD लिखा, और यहाँ पे लेटिस के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन डेल्टा एच इंथैल्पी के लिए हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ लेटिस इंथैल्पी। लेटिस इंथैल्पी क्या होती है? लेटिस इंथैल्पी बेटे वो एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ सॉलिड को अपार्ट करने के लिए, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आइन, यानी कि 1 मोल सॉलिड को चेंज करने के लिए इनटू गैसियस आइन, ठीक है। ये आपकी बुक में सिंपल डेफिनेशन लिखी है, ये भी आप याद कर सकते हो, या आपको ईजीएस्ट डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा सकती हूँ, ठीक है, वो भी आप लोग लिख लो। आप क्या लिख सकते हो बेटे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड लेटिस इनटू गैसियस आइन, ठीक है। 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड हो, चाहे आपके पास सॉलिड लेटिस हो, जब उसको 1 मोल को हम कन्वर्ट करने, हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटे, हमने कन्वर्ट करना है इनटू गैसियस आइन। इस कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, जो एनर्जी हम नीड करते हैं, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटिस इंथैल्पी कहते हैं। आप कैसे राइट करोगे, आप सिंपल लिख लोगे एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लेटिस इनटू गैसियस आइन, ठीक है। और ये रिएक्शन ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। पहले हमने क्या पढ़ा था, वो एक्सोथर्मिक था, उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ये क्या है, एंडोथर्मिक है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। यहाँ पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे, कि वो कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे लेटिस इंथैल्पी जो है वो डिपेंड करी होती है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर बेटे यहाँ पे आएगा आयनिक चार्ज, और दूसरा मेन फैक्टर यहाँ पे क्या आता है, आयनिक साइज आता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इनका ट्रेंड भी बताऊंगी, ऊपर भी ट्रेंड बता देती हूँ, बल्कि दोनों के ट्रेंड्स मैं आप लोगों को लिख ही दूंगी ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सारी ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बेटे, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस जो हैं क्रिस्टल लेटिस में, वो क्या करेंगे, इम्प्लाई करेंगे हायर लेटिस इंथैल्पी को। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 मेन फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंड करती है। एक क्या है, चार्जेस, और एक क्या चीज़ है हमारे पास, अभी मैंने बताया, एक है आयनिक चार्जेस और दूसरी क्या चीज़ है, आयनिक साइज है। ये 2 मेन फैक्टर हैं, ठीक है। जैसे जैसे साइजेस K-टाइन के और A9 के जो हैं कंपेरेबल होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो अगर स्ट्रॉन्गर होंगी तो लेटिस एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। ये बात आप याद रखोगे। और अगर तो कंपेरेबल हो ना K-टाइन और A9, तब मैंने बात की, लेकिन अगर एक आइन जो है वो लार्जर हो और एक आइन बेटे स्मॉलर हो, तो फोर्सेज जो हैं, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं बेटे वो वीकर हो जाएंगी, और जो कंपाउंड है उसकी जो लेटिस इंथैल्पी है या जो उसकी लेटिस एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। 2 मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़ लिया ना। एक मैंने क्या बता दिया कि अगर तो K-टाइन और A9 का साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो, कंपेरेबल हो, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी, और उस केस में लेटिस एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैंने क्या बता दी कि अगर आपके दोनों आइंस का साइज जो है वो सेम नहीं है, एक आइन जो है वो लार्जर है, एक आइन स्मॉलर है, तो उस केस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हो जाती हैं, वीकर हो जाती हैं, और जो लेटिस एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको बताया कि जो इंथैल्पी है किसी भी सोल्यूशन की, उसको हम कैसे राइट करते हैं, डेल्टा एस सोल्यूशन के साथ। वो क्या चीज़ है, वो एक अलग डेफिनेशन आपकी बुक में है, इसको भी आप अंडरलाइन करो। द इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज द ओवरऑल एनर्जी चेंज जब कोई सॉलिड आयनिक सब्सटेंस जो है डिसॉल्व हो जाता है। क्या, ओवरऑल एनर्जी चेंज। जो ओवरऑल एनर्जी चेंज आएगा कब आएगा, जब कोई सॉलिड आयनिक सब्सटेंस जो है बेटे वो टोटली डिसॉल्व हो जाता है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। इसको अंडरलाइन करें बेटे, इसकी हेडिंग आपकी बुक में नहीं डली लेकिन डेफिनेशन लिखी हुई है।
इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की डेफिनेशन और ईजीएस्ट तरीके से भी मैं आपको लिखवा सकती हूँ कि इंथैल्पी ऑफ ए सोल्यूशन इज द एनर्जी चेंज। ये वो एनर्जी चेंज है, या ओवरऑल एनर्जी चेंज आपकी बुक में लिखा है वो भी ठीक है। व्हेन 1 मोल, यहाँ पे भी हमने जो अमाउंट लेनी है डैट इज ओनली 1 मोल। when 1 mole of ionic solid dissolve in water to form aqueous ion, जब 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस बेटे वाटर के अंदर डिजोल्व हो टू फॉर्म एक्वस आइन, तो जो एनर्जी चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है बेटे वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हीट है वो रिलीज भी हो सकती है और हीट जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में भी आ सकती है और इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में भी आ सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने 2 मेन चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। उसके बाद फिर आपका आता है जर्नल ट्रेंड के इनका जो पीरियोडिक टेबल में, स्पेशली जब हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पढ़े हैं, ग्रुप 2 में इनका ट्रेंड क्या है। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है बेटे वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे टॉप टू बेटे डाउन आप लोग मूव करोगे तो ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है, MgOH2 जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जबकि BaOH2 जो है क्वाइट सॉल्युबल है। जैसे ही हम ग्रुप 2 में डाउनवर्ड मूव करेंगे, डेल्टा H हाइड्रेशन यानी कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो हमने शुरू में पढ़ी थी, और सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है बेटे, डेल्टा H लेटिस यानी कि इंथैल्पी ऑफ लेटिस, दोनों की दोनों जो हैं वो डिक्रीज करेंगी। यानी कि ग्रुप में इनका ट्रेंड क्या है, बोथ का लेटिस इंथैल्पी का और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का क्या ट्रेंड है ग्रुप में, कि ग्रुप 2 में जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो ये दोनों चीज़ें इंथैल्पी, लेटिस इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है दे डिक्रीज। ठीक है, और ये जो डिक्रीज आता है लेटिस इंथैल्पी में, ये बेटे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी का जो डिक्रीज है वो इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं होता, इतनी ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं आती, जबकि लेटिस इंथैल्पी में जो ये वेरिएशन है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, उसके बाद अगर ये हमने देखा था, पहले हम बात करते ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड की, अगर हम देखें विद स्मॉलर ग्रुप 2 मेटल जाइन, अगर हम ग्रुप 2 के मेटल जाइन की बात करें तो जो लेटिस एनर्जी है हाइड्रोक्साइड की बेटे वो हायर होती है। ठीक है, लेटिस एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्साइड इज हायर, इसको अंडरलाइन कर लो। कॉमन एग्जांपल आगे आपको 2 और कंपाउंड्स दिए हुए हैं कि MSO4 जो है इसकी सॉल्युबिलिटी ग्रुप 2 में, यानी कि सल्फेट्स की बात की, SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। कॉमन एग्जांपल आपको बताइए हुई है, MgSO4 जो है सॉल्युबल है और BaSO4 जो है वो इनसॉल्युबल है। यानी कि ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेटे जब आप मूव करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो ये आपको छोटा सारा एक टेबल दिया गया है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये इनकी सॉल्युबिलिटी है हाइड्रोक्साइड की और ये इनकी है सल्फेट्स की। ठीक है, सल्फेट जो है यहाँ पे बेरियम लेस सॉल्युबल, लेस ज़्यादा 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 होते जा रहे हैं, मोर सॉल्युबल होते जा रहे हैं जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज मतलब इंक्रीज होती जा रही है, और ये ऊपर से नीचे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये जर्नल ट्रेंड बताया। तो हमने क्या पढ़ा बेटे, यहाँ पे हमने 3 मेन चीज़ें पढ़ी। एक हमने क्या पढ़ा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, दूसरी हमने क्या पढ़ी, लेटिस इंथैल्पी पढ़ी, और थर्ड हमने क्या चीज़ पढ़ी, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन पढ़ी। इन तीनों की डेफिनेशंस, ठीक है, और फिर आपने ये बताना है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, और फिर ये बताना है कि इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव में हैं या फिर नेगेटिव में आती हैं। और थर्ड चीज़ जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, डैट इज़ देयर ट्रेंड इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में इन तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी पढ़ी हैं, इनके ट्रेंड्स क्या हैं। ठीक है, तो बेटे एक छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है जर्नल ट्रेंड ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का। ठीक है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, और लेटेस्ट एनर्जी का भी लिखवा देती हूँ, आप लोग मेरे साथ राइट कर लो, इसको अपनी अपनी बुक्स में उतार लें। ठीक है, जर्नल ट्रेंड जो इनका है वो हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, आपने ये लाजमी लिखना है। ठीक है, बेटे अपनी अपनी नोट्स पकड़ो, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम क्या लिख रहे हैं।
3 चीज़ें मैं यहाँ पे आपको राइट कराऊंगी। नंबर 1 पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे राइट करते थे, इसके लिए सिंबल क्या था, डेल्टा HHYD, ठीक है। मैं आपको क्या बताने लगी हूँ, मैं आपको इसका ट्रेंड बता रही हूँ, ठीक है, TREND ट्रेंड, ठीक है। इसका ट्रेंड क्या है बेटे, BE2+ ग्रेटर देन Mg2+ ग्रेटर देन कैल्शियम 2+ ग्रेटर देन Sr2+ ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, Ba आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाले सारे क्या हैं हमारे पास, मोस्ट एक्सोथर्मिक, लीस्ट एक्सोथर्मिक। ये क्या मैंने आपको बता दिया, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जर्नल ट्रेंड बताया, किस चीज़ का बेटे, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको लिख दिया है, ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो इसको, ठीक है। अब सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था बेटे लेटिस इंथैल्पी, ठीक है, LATTICE, लेटिस इंथैल्पी, डेल्टा H, और यहाँ पे साथ में क्या राइट कर दूँगी बेटे, LATTICE, ठीक है, इसको ऐसे राइट करते हैं। अब यहाँ पे जर्नल ट्रेंड हम ग्रुप 2 का जो है ट्रेंड डाउन द ग्रुप में लिख रही हूँ, अच्छा याद रखना, BEX2 MGX2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, CAX2 SRX2 एंड BAX2, ठीक है। ये जर्नल ट्रेंड है, वही है मोस्ट एक्सोथर्मिक एंड लीस्ट एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखोगे, ये दोनों ट्रेंड्स आपकी बुक में नहीं लिखे थे, डेट्स वाई मैंने आपको ये दोनों ट्रेंड्स लिख दिए हैं। इनको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटे उतार लें, ठीक है, बिल्कुल इसी टॉपिक के आगे ही चाहे उतार लो, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, इजी टॉपिक था, बस मेन चीज़ें यहाँ पे जो आपने याद करनी है, लर्न करनी है, मैं साथ साथ बता रही हूँ, डेफिनेशंस करनी है, ये बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, एंडोथर्मिक होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, और इन द एंड उनका ट्रेंड भी आप लोग यहाँ पे बताओगे, ठीक है। इसके साथ ही बेटे यहीं पे अपना टॉपिक आज का मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक बेटे, अभी हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ था, इसको हम ख़त्म ना कर लें पहले, हाँ ये थोड़ा सा रहता है, इसको भी मैं कंप्लीट ही करवा देती हूँ, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल बताया है, सल्फेट आयन जो हैं रिलेटिवली लार्जर होते हैं। जब आप ग्रुप 2 में नीचे आओगे, आगे फर्दर भी था, जब हम ग्रुप 2 में बेटे डाउनवर्ड मूव करते हैं तो दोनों डेल्टा H जो इंथैल्पी ऑफ हमने पढ़ा था लेटिस इंथैल्पी, और जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन जो लार्ज आइंस हैं जैसे कि सल्फेट हैं, उनकी हाइड्रेशन जो है इंथैल्पी वो डिक्रीज होगी, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और मोर सिग्निफिकेंट हो जाती है, ठीक है। इन द एंड आपकी बुक में यहाँ पे बेटे एक टेबल दिया गया है जिसमें ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड उनकी सॉल्युबिलिटी बताई है, ग्रुप 2 के सल्फेट्स और उनकी सॉल्युबिलिटी बताई है। दीज आर हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH2 क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड सो ऑन। तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी है और ये सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी है। तो ये टेबल भी आपने एज इट इज़ ही लर्न करना है, ये वैल्यूज़ आपके MCQs में आती हैं, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सेकंड ईयर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।